हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। ठीक है, पिछले क्लास की अगर बात करें तो पिछली क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के दो प्रकार पढ़ लिए थे, एक तो संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार ही है और वो है रासायनिक अभिक्रियाओं का तीसरा प्रकार, जिसका नाम क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब ध्यान देना, सुनना आराम से। देखो, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से क्या कर देती है? पृथक कर देती है। अगर मान लो आपने दो क्रियाकारक ले रखे, दो क्रियाकारकों में एक क्रियाकारक में धातु मान लो ज्यादा क्रियाशील है, तो ज्यादा क्रियाशील धातु दूसरे क्रियाकारक की कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है? हटा देती है और खुद उसके स्थान पर जाकर बैठ जाती है। ये तो वही बात हो गई कि ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति कम प्रभावशाली व्यक्ति को उसकी जगह से क्या कर देता है? हटा देता है। तो विस्थापन अभिक्रिया भी कुछ इसी प्रकार की है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से पृथक कर देती है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन। नाम से पता लग रहा है, विस्थापित कर देती है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को विस्थापित कर देती है। देखो कैसे? वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देती है, उसके स्थान से विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो कैसे, ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, मान लो ए बी की रिएक्शन करवाएं सी से, ए की रिएक्शन करवाएं किससे? सी से। तो बी जाकर जुड़ जाए किसके साथ? सी के। बी सी बन गया और ये ए अलग निकल गया। कहने का मतलब ये था कि ये जो सी है ना, ये ज्यादा क्रियाशील था, इस सी ने इस ए को यहां से क्या कर दिया? हटा दिया। ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील ने कम क्रियाशील को इसकी जगह से हटा दिया और खुद जाके जुड़ गया। जैसे मैं एग्जाम्पल डालता हूं अब रिएक्शन का। मान लो अगर हम रिएक्शन करवाए किसकी? कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करवाए जिंक के साथ, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाए तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस, ये कॉपर अलग निकल जाएगा। कॉपर को आप A मान सकते हो, SO4 को B मान सकते हो और जिंक को क्या मान सकते हो? C। तो देखो BC जुड़ गया ना, ZnSO4। कहने का मतलब ये है कि जिंक ने कॉपर को हटा दिया। और वही बात है, वह भी क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देती है। जैसे जिंक अधिक क्रियाशील है, उसने कॉपर को हटा दिया। और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो CuSO4 कॉपर सल्फेट की भी क्रिया करवाए किससे? Fe से। ठीक है, तो FeSO4 प्लस यहाँ पर भी कॉपर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, Fe ने कॉपर को यहाँ से हटा दिया, देखो, और खुद जाकर जुड़ गया। और अगर एग्जाम्पल लूँ मैं तो FeSO4 की अभी क्रिया करवाए किसके साथ? जिंक के साथ। तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Fe। सुनो ध्यान से, तीन अभिक्रिया मैंने तुम्हारे सामने डाली है। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक के साथ, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक के साथ। तो जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर को हटा दिया, खुद जाकर जुड़ गया, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग निकल गया। वैसे ही कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाई है Fe लोहे के साथ, तो खुद जाके जुड़ गया, तो फेरस सल्फेट बन गया, कॉपर निकल गया। वैसे ही फेरस सल्फेट की भी क्रिया करवाई है किसके साथ? जिंक के साथ। जिंक जुड़ गया, Fe लोहा अलग निकल गया। इसका नाम कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट। ये जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, ये भी जिंक सल्फेट। एक और एग्जांपल लूं मैं कि मान लो ZnSO4 की भी क्रिया करवाएं कॉपर से,
तो ये अभिक्रिया होगी ही नहीं। या फिर ZnSO4 की अभिक्रिया करवाए किसके साथ, Fe के साथ, तो ये अभिक्रिया भी नहीं होगी। देखो रिएक्शन नंबर 4 और रिएक्शन नंबर 5 कंप्लीट ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जिंक कॉपर और फेरस से ज्यादा क्रियाशील है। जिंक, इसमें भी जिंक, इसमें भी जिंक, जिंक कॉपर और फेरस से ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है, तो ये पूरी नहीं होगी। अब आप कहो कि सर कैसे पता लगाएं कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है या कॉपर ज्यादा क्रियाशील है या Fe ज्यादा क्रियाशील है? तो इसके लिए एक बिल्कुल इजी सी ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है, सुन लो ध्यान से। ट्रिक ये है, मैं पूरी धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम बता रहा हूं, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, कि कौन सी धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है, कौन सी कम क्रियाशील होती है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक थोड़ा सा हमें फिल्मी डायलॉग तैयार करना पड़ेगा। वो ये है कि बताओ, करीना कपूर की शादी किससे हुई? सैफ अली खान से। किससे हुई? सैफ अली खान। और सैफ अली खान को क्या बोलते हैं? नवाब। नवाब इसलिए बोलते हैं काफी रईस आदमी है। तो देखो, तो जब दोनों की शादी हुई तो जो सैफ है वो करीना को गिफ्ट विफ्ट देगा कि नहीं देगा? देना है, जायज है, देगा। तो उसके ऊपर ही ट्रिक बनी हुई है, और ट्रिक ये है, करीना ने कार मांगी, करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी। ये के मतलब करीना नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की। एन का मतलब नहीं है, सी का मतलब कार नहीं है, ये मैं बाद में बता दूंगा, बस पढ़ते जाओ। करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी। सुन पटौदी भैया ने हंसकर कल्टी मारी। सुन पटौदी भैया ने, पटौदी भैया मतलब सैफ, सुन पटौदी भैया ने हंसकर कल्टी मारी, हे गर्ल आजा तुझे गोल्ड दिला दूं, हे गर्ल आजा तुझे गोल्ड दिला दूं। करीना ने कार मांगी, अल्टो नहीं पार पड़ेगी, सस्ती है, जैन नहीं, फरारी चाहिए। ये बात सुनकर पटौदी भैया ने हंसकर कल्टी मारी, हे गर्ल आजा तुझे गोल्ड दिला दूं। देखो अब सुनना ध्यान से, के का मतलब है पोटाशियम, Na का मतलब सोडियम, Ca का मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, ऐसा ना होता है टिन, Pb होता है लेड, सीसा, H का मतलब हाइड्रोजन, Cu का मतलब कॉपर, Hg मरकरी, पारा, Ag का मतलब सिल्वर, चांदी, और Au का मतलब होता है सोना। ठीक है, ये तो एक ट्रिक थी याद करने की। अब ध्यान रखना, जो सबसे ऊपर है ना वो सबसे ज्यादा क्रियाशील, पोटाशियम यानी कि के सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। ठीक है, ये कम क्रियाशील, और ये सबसे कम, सबसे कम क्रियाशील। मतलब अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, तो क्रियाशीलता का क्रम क्या हो रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। नीचे से ऊपर पहुंच रहे हैं ना, तो क्रियाशीलता का क्रम बढ़ गया, यानी कि के सबसे ज्यादा क्रियाशील है, फिर उसके बाद में Na, फिर सी है, ऐसे ऐसे अगर आप नीचे आते जाओगे ना तो क्रियाशीलता घटती जाएगी। तभी तो सोना चांदी सबसे कम क्रियाशील है, तभी तो ये जल्दी से खराब नहीं होते, क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करते। अब आप उस सारणी को देखकर इनका पता लगा सकते हो। देखो जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, जिंक रहा ये रहा, और कॉपर ये रहा, तो कॉपर तो नीचे आ गया ना, जिंक ज्यादा क्रियाशील है। जिंक के नीचे Fe, मतलब Fe से भी ज्यादा क्रियाशील है जिंक। समझ गए बात? ये भी क्रिया पूरी क्यों नहीं हो रही? कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता, कॉपर कम क्रियाशील है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए कम क्रियाशील ज्यादा क्रियाशील धातु को हटा ही नहीं सकती। ऐसा यहां पर हो रहा है, Fe भी जिंक को नहीं हटा सकता। समझ में आ गई बात? यह है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक क्रियाशील वस्तु कम क्रियाशील वस्तु को, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से रिमूव कर सकती है, हटा सकती है। तो आपको ये 3 एग्जाम्पल याद करने हैं। 3 एग्जाम्पल नहीं याद हो सके तो कम से कम ये 2 याद रख लेना। ये तो मैंने डाले हैं तुम्हें समझाने के लिए कौन सी पूरी नहीं हो रही। और ये क्रियाशीलता का क्रम भी जरूर याद करोगे। ऐसे मत लिख देना करीना ने, ये आप अपने दिमाग में एक ट्रिक बना लो याद रखने के लिए कि ऐसी ट्रिक थी। ठीक है,
ओके, अब देखो ये पॉइंट नंबर 3 ही चल रहा है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया ही चल रही है, इसके साथ साथ एक छोटी सी रिएक्शन हो रहा है और वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक तो विस्थापन, मैं 4 नंबर पर नहीं जाऊंगा, मैं इससे में ही पढ़ाऊंगा उसको। एक तो विस्थापन अभिक्रिया और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विव मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो क्या होती है वो भी पढ़ लो। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। ओके, तीसरी रिएक्शन ही चल रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, सुनो ध्यान से। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस प्रकार की अभिक्रिया में दो अभिकारकों के आयन आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। क्या बोला, सुनना ध्यान से। वह अभिक्रिया जिसमें दोनों क्रियाकारकों, वह अभिक्रिया जिसमें दोनों क्रियाकारकों के आयन एक दूसरे को विस्थापित या विस्थापित कर देते हैं, या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का विस्थापन होता है। एक और रिएक्शन आप डाल सकते हो, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का किसके आयनों का? अभिकारक के आयनों का, अभिकारक के आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नई बात समझ में आ रही ना? बिल्कुल नहीं आ रही। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों क्रियाकारकों के आयन एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखो कैसे, नोटिस करना। मान लो मैं एक डायग्राम से समझाना चाहूं कि ए और बी की अभिक्रिया करवाएं सी और डी से। ए बी की अभिक्रिया किससे? सी डी से। तो ये मान लो ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला। तो ये माइनस वाला तो यहां से विस्थापित होकर किसके साथ चला जाए? प्लस वाला। ये प्लस वाला किसको ढूंढेगा? माइनस वाला। तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। बी तो किसके साथ चला जाएगा? समझ में आ गया होगा, सी के साथ। और ए किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ। तो ये भी क्रियाकारक, ये भी क्रियाकारक, वो क्रियाफल, वो क्रियाफल। तो क्रियाकारकों के आयनों के बीच में आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ? मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, लेकिन समझने की कोशिश करो। ये क्रियाकारक के आयन थे, इनका आपस में आदान प्रदान हो गया। वह भी क्रिया जिसमें दोनों क्रियाकारकों के आयन एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। इसके आयन इसके आयन आपस में क्या कर दिया? इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। या वह भी क्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान हुआ है, अभिकारक के आयन आपस में ही बदल गए। इन्होंने, इसने इसको हटा दिया, मतलब बी ने डी को हटा दिया, या और सी ने किसको हटा दिया? ए को हटा दिया। तो ऐसा होके नए उत्पाद बन गए। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करवानी है। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से। तो क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन में बार बार बोल रहा हूं, आपको याद करना है, रटना है, रटना है। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एक बार देख लो बैलेंस है क्या। कॉपर एक, उधर भी एक, एस इधर एक, उधर भी एक, सोडियम इधर दो, एक इधर दो है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? 2 लगाओगे, ठीक है।
हाइड्रोजन कितने हो गए 2, अब ठीक है, ऑक्सीजन भी 2। देखो कॉपर 1, इधर कॉपर 1, सल्फर 1, इधर सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4, सोडियम 2, इधर सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, उधर ऑक्सीजन 2, यहाँ 2 लग रहा ना हाइड्रोजन, ठीक है। अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है। एक बार मैं दूसरी रिएक्शन भी डाल देता हूं, और वो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट की भी क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से करवानी है, ठीक है। तो ये इसके साथ आ जाएगा, मतलब KNO3 बन जाएगा, प्लस इसके साथ ही बनेगा AgCl। सिल्वर नाइट्रेट की भी क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से करवाई तो पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बन गए, सिल्वर क्लोराइड बन गए। इन सब के नाम मैं नोट्स में लिख दूंगा, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। इन सब के नाम आपको किस में मिल जाएंगे, नोट्स के अंदर। ओके, अब आप देखो कॉपर प्लस का SO4 माइनस का, Ag प्लस का NO3 माइनस का, Na प्लस का OH माइनस का, K प्लस का Cl माइनस का। अब ये Na किसके साथ आ गया, SO4 के साथ, प्लस वाला तो माइनस को ढूंढेगा ना, ये किसके साथ चला गया, माइनस के साथ, तो Na चला गया SO4 के साथ और CO आ गया OH के साथ। मतलब 2 अभिकारक, एक अभिकारक ये रहा, एक अभिकारक ये रहा, ये AB और ये CD, एक अभिकारक ये, एक अभिकारक ये। तो इन अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान नहीं हुआ, ये आयन इसके साथ नहीं गया, या ये आयन इसके साथ नहीं आया, या इस अभिक्रिया जिसमें दोनों क्रियाकारकों के आयन एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, इन दोनों के आयन आपस में हटा रहे हैं। मतलब सोडियम SO4 किसको हटा रहा है, OH माइनस को हटा रहा है, SO4 OH माइनस को हटा रहा है, खुद जाके जुड़ गया, और जब OH माइनस हटा तो ये किसके साथ आ गया, Cu के साथ। सीधी सी बात समझ में आती है। ऐसे ही NO3 ने हटा दिया किसको, क्लोराइड को, और क्लोराइड आ गया इसके साथ। मतलब कुल मिला के बात ये है कि दोनों भी कारकों के आयन एक दूसरे को पृथक करके आदान प्रदान कर लेते हैं और नए उत्पाद बन जाते हैं। इसीलिए इसको द्विविस्थापन इसलिए बोल रहे हैं कि ये काम एक अभिकारक में नहीं हो रहा, दोनों में हो रहा है। एक क्रियाकारक में नहीं हो रहा, दोनों में हो रहा है। मतलब 2 आयनों का ट्रांसफर हो रहा है, प्लस वाला इसके साथ, प्लस वाला इस माइनस के साथ, ये प्लस वाला इसके पास, 2 बार हो रहा ना ये काम, तो इसको बोल दिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसा इसमें हो रहा है। एक और रिएक्शन इसकी डालें हम, ये मैं NCERT से डालता हूं, एक रिएक्शन हो रहा है, वो क्या है, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन Na2SO4 की रिएक्शन करवानी है बेरियम क्लोराइड से। सोडियम सल्फेट है, इसके भी क्रिया किससे करवानी है, बेरियम क्लोराइड से। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, सल्फेट क्लोराइड को हटाएगा और खुद जाके जुड़ जाएगा BaSO4 प्लस, ये इसके साथ आएगा तो 2 अणु बन जाएंगे किसके, NaCl के। किसके बन गए, NaCl के। तो ये भी द्विविस्थापन है। यहाँ पर भी 2 बार आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, या दोनों बार आयन एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके आपस में ट्रांसमिट हो रहे हैं, आपस में ट्रांसफर हो रहे हैं। समझ में आ रही बात। ये भी क्रिया मैंने इसलिए डाली है क्योंकि यहाँ पर ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है ना, ये एक श्वेत कलर का पदार्थ है, श्वेत रंग का पदार्थ है, और ये एक प्रिसिपिटेट है, ये एक अवक्षेप है। अवक्षेप का मतलब ये है कि ये एक डर्टी सब्सटेंस है, गंदा पदार्थ है जो अलग से बना। अवक्षेप है जो पानी में नहीं घुलता है। देखो इन दोनों को अगर आप मिक्स कराओगे ना, तो NaCl तो विलयन के अंदर है, ये नीचे तली में जाके बैठ जाएगा, मतलब अलग से अवक्षेप बच गया, ये मिक्स नहीं हो रहा पानी के अंदर। अवक्षेप बचा एक सफेद रंग के पदार्थ का, और वो कौन सा है, BaSO4। और इसी कारण द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है, इनमें प्रिसिपिटेट बनता है, एक अलग से पदार्थ बनता है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। तो ये अवक्षेप बनने के कारण इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ में आई बात। मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाओ तो 3 एग्जाम्पल दे दिए।
और द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो आपको ये वाला एग्जाम्पल लिख के समझाना है। आंसर ये है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्रियाफल या उत्पाद के रूप में एक सफेद रंग के पदार्थ अवक्षेप का निर्माण होता है जो जल में अघुलनशील है, और अवक्षेप मिलने के कारण ही इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहा जाता है। दैट्स फाइनल। ठीक है, तो ये थी द्विविस्थापन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कई बार पूछी जाती है। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, और क्या कुछ है सब कुछ समझा दिया मैंने। ठीक है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हो चुकी है, कंप्लीट। तो कुल मिला के हमने कितनी रिएक्शन पढ़ी अभी तक, 3। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है वो भी देखते हैं। देखो एक अभिक्रिया और पढ़ लेते हैं। रिएक्शन नंबर 4, और वह अभिक्रिया है उदासीनीकरण। ये तो आपने पढ़ा भी है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। यह अभिक्रिया कैसे बनती है या उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें ध्यान रखना, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, उदासीन लवण। और इस अभिक्रिया में जल निकलता है, जल के साथ साथ ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा निकलती है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर एक उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में जल का निर्माण होता है तथा यह अभिक्रिया एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इस प्रकार की अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अतः इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें उदासीन लवण बन रहा है। या एग्जाम्पल के तरीके से देखें हम, प्रबल अम्ल क्या होता है, सबसे प्रबल HCl, H2SO4 है वैसे, लेकिन आपको यूज क्या करना है, HCl। उसके बाद प्रबल क्षार NaOH, उदासीन लवण। अब लवण क्या बनेगा वो छोड़ो, पहले पानी निकालो आप। ये अपने क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालने का है। ठीक है, देखो ये तो निकल गया H2O और बना क्या, NaCl। तो NaCl प्लस H2, समझ में आई बात। ये पानी का अणु निकला, वाटर का मॉलिक्यूल निकला, तो यहाँ पर क्या बचा, NaCl। इसके साथ साथ ही यहाँ पर एनर्जी निकली है। एनर्जी भी कौन सी, हीट एनर्जी। और वो कैसे पता लगा, वो ऐसे पता लगा कि जिस बर्तन में इन दोनों को मिलाया था, ठीक है, जिस बर्तन में, वो हमें ऐसे पता लगा कि जिस बर्तन में हमने इन दोनों को मिलाया था वो बर्तन ही क्या हो गया, गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब ये है कि वहां पर ऊष्मा निकली है, वहां पर ऊष्मा निकली है। और जब ऊष्मा निकलती है तो वो कौन सी भी क्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी, एक्सोथेर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप बता दोगे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर एक न्यूट्रल सोल्ट या एक उदासीन लवण बनाते हैं। इस सभी क्रिया में जल निकलता है और ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, तो कितनी रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली, 4 रिएक्शन, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और एक उदासीनीकरण। ठीक है, 4 अभिक्रिया हो गई, 4 और बच गई। वो जो 4 रिएक्शन बच गई वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।